एक लड़का लखनऊ के लिए निकलता है और जब वो लखनऊ पहुंच जाता है तो फिर घर पे फ़ोन करता है और कहता है कि माँ, क्या भैया घर पे हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब जैसे ही लड़का ये बात कहता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा, अभी तो तुम्हारा भैया घर ही नहीं आया है। अब जैसे ही ये लड़का बात सुनता है तो परेशान सा हो जाता है कि आखिर वो तो मुझे छोड़ करके तुरंत चले गए थे, तो आखिर गए कहाँ। चूँकि उस लड़के के पास फ़ोन भी नहीं होता है तो इसलिए उसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। चूँकि जो लड़का लखनऊ गया था वो छोटा था और जो भाई उसको छोड़ने गया था वो बड़ा भाई था। अब परिवार वाले सभी लोग परेशान हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ, और वो कुछ ही समय पहले सऊदी से लौट करके आया था। और जैसे ही परिवार वाले परेशान होते हैं, इधर उधर खोजते हैं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उसके दोस्तों के यहाँ फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, लेकिन कहीं भी और उस लड़के का पता नहीं चल पाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लगभग एक दिन का पूरा समय ही निकल जाता है, शाम हो जाती है, शाम के टाइम तक भी लड़का नहीं आता है। यानी कि कहीं ना कहीं 2 दिन, दूसरा दिन था और दूसरे दिन सभी परिवार वाले जब परेशान हो जाते हैं तो जो छोटा लड़का था जिसका नाम प्रदीप होता है, प्रदीप कहता है आप जल्द से जल्द थाने जाइए और जा करके वहाँ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि बताइए उनको कि आखिर हुआ क्या है और उनका बेटा लापता है और गया तो गया कहाँ, आप लोग प्लीज़ साहब मदद करें। अब जैसे ही लड़के का पिता इस बात को सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, और वो भागा भागा नज़दीकी थाने में पहुंचता है। तो वहाँ जा करके अपने सारे जो उसका बेटा था कब, कैसे और कितने बजे से गायब है, कब से गायब है, सारी बातें बताता है और कहता है, उनसे गुहार लगाता है कि आप लोग जल्द से जल्द उस लड़के को खोज दीजिए। पुलिस की टीम एक्टिव होती है और उन्होंने एफआईआर लिखा और जो रिपोर्ट लिखी जाती है उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद से फिर उसकी तफ्तीश जारी की। लेकिन लड़का तो मिलता है, लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। जिस प्रकार से उस लड़के के साथ किया गया था, वाकई इस प्रकार से कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो वो नहीं करता। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर, और इसी सीतापुर में मैं बात कर रहा हूँ 15 जून 2022 की। एक लड़का होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि जिसका नाम प्रदीप होता है, सबसे छोटा लड़का। बड़ा लड़का जिसका नाम जयप्रकाश होता है, और उनके पिताजी होते हैं जिनका नाम राम प्रताप रावत होता है। अब ये 4 लोग जो होते हैं, 3 लोग और उनकी एक माँ होती है, और घर में जो बड़ा भाई है उसकी बीवी भी है। यानी कि ये लगभग 5 लोगों का जो परिवार है वो बहुत ही सुखी और खुशहाल जीवन जीने वाला होता है। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है, वक्त का पहिया तेजी से गुजर रहा था। अब एक दिन जो लड़का है वो जाता है लखनऊ जाने के लिए, तो घर से निकलता है, और उसका भाई और उसकी भाभी उसको खाना बना करके देती है, और खाना बनाकर जैसे ही मिलता है उसको, फिर लड़का निकलता है और शाम के लगभग 7:30 बज रहे होते हैं। अब जैसे ही शाम के 7:30 बज रहे होते हैं, 8 बजे की बस होती है। लड़का बस पे जा करके बैठ जाता है, और उसका जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम राम प्रताप होता है, राम प्रताप उसको बिठाने के लिए ले गया रहता है। लड़का तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया भी, जो परिवार के वाले हैं जब थाने में पहुँचते हैं तो पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है और उसके बाद उसको खोजना शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस खोजती है तो उसको शहर से थोड़ा सा बाहर एक जगह लगती है भद्रा, और उसी पर वहीं पे एक ईंट भट्ठा होता है, वहीं पर एक नाला होता है, उसी नाले में उसकी लाश पड़ी मिलती है। और जैसे ही लाश की ये खबर मिलती है, पुलिस को मिलती है, तो पुलिस की टीम एक्टिव होती है और मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद से जो राम प्रताप होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने फ़ोटो दिया था ये आदमी उसी प्रकार से मैच कर रहा था, इसलिए शिनाख्त के लिए राम प्रताप को बुलाया जाता है। और आनंद फानन में जब राम प्रताप वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन ये तो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा है जो बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है, लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही बड़े छोटे बेटे को इस बात की जानकारी लगती है, वो तुरंत लखनऊ गया रहता है और वहाँ से उसी दिन बस पकड़ता है और समय से घर पहुँच जाता है। उसके बाद अपने परिवार वालों के साथ उस दुख में शामिल होता है। सबका रो रो कर बुरा हाल था। इधर पुलिस जो थी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी कि आखिर एक कातिल जो अभी तक फरार घूम रहा है, जिसने कत्ल किया है, आखिर वो मिलेगा कहाँ।
ये सोच करके पुलिस परेशान थी। तब तक इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और इसी रिपोर्ट में पता चलता है कि ये लड़का किसी और वजह से नहीं, बल्कि उसको पीछे से बहुत ज़ोर से उसके सिर पर मारा गया है। मारने के बाद से उसको सीने पे और पेट में चाकू से घोंपा गया है, जिस वजह से इसकी मौत हो गई है। अब पुलिस इधर अपनी तफ्तीश में जुटी रहती है, इधर अपनी तलाश करती है कि आखिर ये कातिल है कौन। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान कहीं से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। तो वैसे ही वक्त गुजरता है और ऐसा करते करते लगभग 1 हफ्ते का समय गुजरता है। कभी वो पत्नी से पूछते, कभी भाई से पूछते, कभी पिता से पूछते और कभी गांव के लोगों से भी बातचीत करती पुलिस, लेकिन कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं मिलता है, कोई भी सहारा नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को एक बात खटक रही थी, वो सोचती है क्यों ना घर वालों का जो नंबर है उन्हीं के CDR निकल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन जायदाद के लिए घर वाले ही इसमें शामिल हो, भाई ही शामिल हो, पिता का कोई किसी प्रकार की दुश्मनी रही हो पैसे के लिए, इसलिए भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब इन सारी बातों का जिक्र होता है, सारी बातें जब की जाती हैं, लेकिन इसमें से कोई भी किसी भी चीज़ पे पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। अलग अलग टेक्निकल टीम भी अपना काम करके थक जाती है, लेकिन वहाँ से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब सोचती है कि कहीं ना कहीं ये जो औरत है, यानी कि जो राम प्रताप की पत्नी है, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि यही अपने पति को मरवा दी हो किसी से प्रेम के चलते, क्योंकि पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल से अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही होती है। अब चूंकि पुलिस डायरेक्ट उसकी पत्नी को उठा भी नहीं सकती थी, भाई को नहीं उठा सकती थी, पिता को नहीं उठा सकती थी पूछने के लिए, क्योंकि गांव के जो लोग थे वो अभी खुद पुलिस पे भड़के हुए थे, क्योंकि 1 हफ्ते का समय निकल गया था, कातिल बाहर घूम रहा था। अब इधर जो उसकी पत्नी है, पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ में कोई भी क्लू हाथ नहीं लगता है। जब भाई से पूछताछ की जाती है तो भाई भी बताता है जैसे जैसे हुआ था कि वो गया था और जा करके उसका भाई उसको बस में बिठाया था, बिठा करके वो चला आया था। अब बस पुलिस की टीम जो है वो बस स्टैंड पे भी जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी CCTV फुटेज नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ पर जो लड़का था वो अकेले दिखाई देता है। जब वो रोडवेज के अंदर घुस रहा था, बाइक जो थी वहाँ पर दिखती ही नहीं है, बल्कि जो लड़का है बस वही लड़का दिखता है वहाँ पर, और वो सीधा अंदर जाता है। फिर पुलिस उससे उसकी वीडियो दिखा करके उससे पूछताछ करती है। जब अलग अलग तरीके से पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो कहीं ना कहीं जो छोटा भाई है जिसका नाम प्रदीप है, प्रदीप जितनी बार भी पुलिस उससे पूछताछ करती उतनी बार वो अलग अलग जवाब देता, और इसी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं प्रदीप पे ही शक होने लगता है। और जो प्रदीप है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के बयान जब देता है तो फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने की सोचती है और उसे सख्ती से पूछताछ भी करती है, और उस पूछताछ में ये खुलासा हो जाता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रदीप ही है। अब जैसे ही प्रदीप जो कहानी बताता है, जो सच्चाई बताता है, उसको सुन करके पुलिस ही नहीं बल्कि जो घर के सदस्य हैं उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दरअसल प्रदीप का जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम जयप्रकाश होता है, वो पहले सऊदीया रह रहा होता है और कुछ ही समय पहले वो आया था, और ये उसके लिए आम बात थी कि वो घर से 5 दिन 3 दिन 2 दिन के लिए वो बाहर रहा करता था, अपने दोस्तों के यहाँ घूमने चला जाया करता था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाया करता था, उसके बाद से फिर वो आया करता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन इधर जो इसका नाम राम प्रताप जी हैं, वो अपने भी जीवन में वो भी खुश होते हैं कि उनके जो दोनों बेटे हैं वो सेटल्ड हो चुके हैं, और इसी बात को लेकर के वो खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जो जयप्रकाश है, जब वो विदेश से आया हुआ था तो वो इधर उधर घूम तो रहा ही था, और साथ ही साथ जो इसकी भाभी है प्रदीप की भाभी से और प्रदीप का कहीं ना कहीं ये अवैध संबंध चल रहा होता है। अब एक दिन की बात है, जो प्रदीप है अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है, एक दूसरे के साथ ये रंगरेलियां मना रहे होते हैं। अब इसी दौरान जो जयप्रकाश है आता है और उस दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे ही वो आपत्तिजनक स्थिति में देखता है वो भड़क से जाता है, गुस्सा होता है। लेकिन अब इस मामले को अगर वो बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाता तो फिर मामला तुल पकड़ लेता, तो कहीं ना कहीं सब कुछ बर्बाद होने लगता। गांव के लोग जब जानते इस बात का मजाक उड़ा देते। अब इसीलिए जो जयप्रकाश है वो बहुत समझदारी से काम लेता है। वो अपने भाई को समझाता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि ये देखो ये गलत है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जो छोटा भाई है वो माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद से वो कहता है कि आज के बाद से ऐसी कोई गलती ही नहीं होगी। जो जयप्रकाश है अपने पिता राम प्रताप रावत से वो सारी बातें बताता है और कहता है कि इसको छोटों को
हम लोग बाहर भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं, जहाँ पर ये बाहर चला जाएगा तो रहेगा। अब इसीलिए जो लड़का है उसको लखनऊ भेजा गया था किसी काम के सिलसिले में, और जब ये लखनऊ जाता है तो वहाँ से जब इसका भाई घर आता है तो वापस ही नहीं आ पाता है। तो इस बात पे जो प्रदीप होता है बात को घुमा रहा होता है, वो बार बार यही बात कहता है कि वो उसको रोडवेज छोड़ने आए थे। लेकिन अब पुलिस कहीं ना कहीं अब सख्ती से पेश आती है, जब ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगती है तो प्रदीप फिर से सच्चाई बताता है और कहता है कि जब उसका भाई शाम को के वक्त उसको जब छोड़ने जा रहा था तो इसी दौरान जो जगह मैंने बताई आपको, भद्रा ईंट भट्ठा, उसी के पास पहुंचता है, देखता है एकदम सुनसान रहता है। उसके हाथ में एक लोहे की थोड़ा सा जो हथौड़ा होता है वही उसके हाथ में वो रहता है। उसको पहले से प्लानिंग करके रखा रहता है ताकि वो इसी से भाई को मारेगा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि इलाका जो है वो सुनसान है, और वहीं पर उसको अपने भाई को बहुत ज़्यादा जोर से मारता है, और मार देने के बाद जो उसका भाई वहीं पर गिर जाता है बेहोश होकर के। और जैसे ही भाई गिरता है उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है। उसके बाद से चाकू निकालता है, चाकू निकाल कर ताबड़तोड़ वार करता है, तब तक मारता है उसको जब तक कि वो मर नहीं जाता है। अब सोचता है कि आखिर अब वो करे तो क्या करे, बाइक को साइड में लगाता है। साइड में लगाकर जो आदमी है उस आदमी को वो अपने कंधे पे उठाता है, उठाकर सीधा लेकर के जाता है, बगल में नाला था उसी नाले में फेंक देता है। चूंकि नाला बह रहा होता है इसीलिए वहाँ पर कचरा ढक जाता है। जो प्रदीप का बड़ा भाई है जयप्रताप, वो वहीं पर दब जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। और ये जो बाइक है, बाइक को ले जा करके वो सीधा जो रोडवेज का एक बस स्टैंड होता है उसी स्टैंड में, जो मोटरसाइकिल स्टैंड होता है उसी स्टैंड में खड़ा करता है, और वहाँ से वो फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है सभी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि देखो एक भाई अपने ही भाई को इस प्रकार से निर्दयता से मार देता है केवल इसलिए कि वो अब उसी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। और जैसे ही इस बात की जब बात ये उससे पूछा जाता है उसकी जयप्रकाश की पत्नी से, तो कहती है कि हाँ हमारे अवैध संबंध जरूर थे, लेकिन हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि जिस वजह से हम उनको मार दें, और ये मारा है तो इसको गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस की पूछताछ में, जज साहब के बयान में सबके ये क्लियर हो जाता है कि जो जयप्रकाश की पत्नी है वो बेगुनाह है, लेकिन जो असली कातिल है वो प्रदीप ही है, और प्रदीप को जेल हो जाती है। और फिलहाल प्रदीप जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। और देखिए आगे होता क्या है, जैसा जैसा होगा वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से ज़्यादा लंबी कहानी नहीं हो पाई है, थोड़ा बहुत इसमें गलतियाँ भी हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को टेम्परेचर पता ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से कहानी में हो सकता है कि बहुत सारी मिस्टेक भी हो गई होंगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब भी वीडियो आएगी थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा, लेकिन कहानी का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।